गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र होता है, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। यानी मनुष्य के अंदर तंत्रिका तंत्र होगा, उस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है, और इन कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम तंत्रिका उत्तक कहेंगे। और तंत्रिका उत्तक होगा वो किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र की जिसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है, यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम किसे कहा जाएगा, तो आप ध्यान देंगे इस तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका होती है, इसके द्वारा आवेगों को शरीर के विभिन्न भागों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाया जाता है, विद्युत संचरण आवेग के रूप में या आवेगों के रूप में। और ये आवेग होंगे, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचने के बाद में वहां पर इनसे संबंधित प्रतिक्रियात्मक आवेग उत्पन्न होते हैं, जो कि चालक तंतुओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं और जहाँ पहुंचने के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार से पूरा जो ये तंत्र होता है उस तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहेंगे। तो ये तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका उनके द्वारा ही आवेगों के संचरण का कार्य किया जाता है। तो आवेगों के संचरण का कार्य है वो किसके माध्यम से किया गया, इस तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से किया जाता है। जैसे ये आपको ध्यान का 4th नंबर की तंत्रिका कोशिका, तो इसे 1st, 2nd, 3rd, 4th की, फिर 5th की, इस प्रकार से बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ेगी और तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ करके और एक पूरे आपको देखना है तंत्र का निर्माण कर लेती हैं, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहेंगे। तो इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट तंत्रिका तंत्र की होगी, वो कौन सी होगी, तंत्रिका कोशिका होती है। एक तंत्रिका कोशिका होती है, उसके अंदर 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका होगी, उस तंत्रिका कोशिका में निम्न 3 भाग होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में निम्न 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान दें, तंत्रिका कोशिका होती है, उसके 3 भाग होते हैं। एक भाग होगा जो मुख्य कोशिका के रूप में कार्य करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, इसका कोशिका काय कहा जाता है। इसकी सेल बॉडी या क्या कहेंगे, कोशिका काय कहा जाता है। कोशिका काय को ही हम क्या कहते हैं, साइटोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से साइटोन या कोशिका काय होगा, यह मुख्य कोशिकानुमा संरचना उपस्थित होती है। और इस कोशिकानुमा संरचना उपस्थित होती है, उसके बाहर का आवरण होता है, इस आवरण को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसके बाहर का आवरण होगा जिसे न्यूरोलीमा कहते हैं। इसके बाहर का आवरण होगा, झिल्ली होगी पतली, और उस झिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूरोलीमा के नाम से जानते हैं। तथा इसके अंदर का द्रव्य पदार्थ होता है, जो इसका कोशिका द्रव्य होता है, उसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर का कोशिका द्रव्य होगा, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं और केंद्रक उपस्थित होता है। तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग एवं क्या उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, तथा अन्य कोशिकांग होते हैं, ये इसमें उपस्थित होते हैं। तो अन्य कोशिकांग एवं साथ में क्या उपस्थित होगा, तो आपको देखना है केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। और आप ध्यान देंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त अंतःपद्रवी जालिका होती है, उपस्थित होती है। गोल्जी बॉडी होती है, उपस्थित होती है। गोल्जिकाएं उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रवी जालिका, गोल्जिका और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और क्या उपस्थित होंगे, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम के इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको देखना है सेंट्रियोल का अभाव होता है, यानी सेंट्रोसोम होता है या सेंट्रियोल होता है, उस सेंट्रियोल का इसमें क्या होता है, अभाव होता है, यानी सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं। इसके कारण से आप देखेंगे कि जो तंत्रिका कोशिका होती है उन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता है और इस कारण से इसमें विभाजन नहीं होगा। तो सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता, अन्य कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रवी जालिका, गोल्जिका, राइबोसोम इत्यादि इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो इसमें एक विशेष प्रकार के जो कण
कण उपस्थित होते हैं और इन कणों को हम निसल्स कण कहा जाता है। इन कणों को हम क्या कहेंगे, निसल कण कहा जाता है। तो इसमें विशेष प्रकार के कण होते हैं जो कि RNP यानी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हुए कण उपस्थित होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, निसल्स कण कहा जाता है। ये निसल्स कण होते हैं, इनके द्वारा आपको जानना है RNA के निर्माण में यानी प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता की जाती है। प्रोटीन संश्लेषण एवं RNA के निर्माण में ये क्या करती है, सहायक होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण एवं आपको RNA निर्माण एवं विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का संश्लेषण है वह किसके माध्यम से होता है, तो इन निसल्स कणों के माध्यम से होता है। तो निसल्स कण होंगे जो प्रोटीन संश्लेषण एंजाइमों के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी RNA के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। ये कण आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि साइटोन्स होता है, उसके बाहर प्रवर्धनुमा संरचना उपस्थित होती है जिनके माध्यम से अन्य जो इससे पहले की तंत्रिका कोशिका थी या बाहर की जो संवेदी तंतु है, उन संवेदी तंतुओं से संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो विशेष प्रकार के तंतु उपस्थित होते हैं, उन तंतुओं के द्वारा किया जाता है और जिसे हम दुर्माक्षयम कहते हैं। तो इस प्रकार से दुर्माक्षय कहा जाता है। दुर्माक्षय या इसे हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। क्या कहेंगे, डेंड्रॉन कहा जाता है। तो इस प्रकार से डेंड्रॉन्स होते हैं। ये डेंड्रॉन्स, एक डेंड्रॉन्स को डेंड्रॉन्स कहेंगे, बहुत सारे होंगे डेंड्राइट्स जिसे हम कहते हैं। तो ये डेंड्रॉन्स या होते हैं, ये अंगुलीनुमा प्रवर्धनुमा संरचना उपस्थित होती है जो कि कोशिका काय के बाहर की ओर उपस्थित होती है। इनके द्वारा आवेगों को कोशिका काय तक पहुंचाया जाता है। यानी आवेगों को ग्रहण करके और कोशिका काय तक पहुंचाने का कार्य वो कौन सा भाग करेगा, दुर्माक्षम करता है। तो पहला भाग तो हमने देख लिया कौन सा, कोशिका काय। सेकंड भाग कौन सा हो जाएगा, पहला कोशिका काय या कोशिका काय को ही हम क्या कहते हैं, साइटोन कहा जाता है। दूसरा भाग कौन सा ध्यान रखना है, दुर्माक्षम, दुर्माक्षय। और दुर्माक्षय या जिसे हम क्या कहेंगे, डेंड्रॉन कहा जाता है। तो इस प्रकार से डेंड्रॉन्स हो गए सेकेंड भाग। और थर्ड भाग हमें ध्यान रखना है जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष, यानी एक लंबा मोटा प्रवर्ध कोशिका काय से निकलता है जिसे हम तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहा जाता है। यह भाग ये क्या कहलाएगा, तंत्रिकाक्ष कहलाता है या इसे हम एक्सॉन कहते हैं। तो तंत्रिकाक्ष या तंत्रिकाक्ष को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। तो यह तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन्स होगा, यह कोशिका काय से आवेगों को दूर की ओर ले जाता है, यानी अगली कोशिका काय तक ले जाने का कार्य करता है, दूर की ओर ले जाने का कार्य करता है। उसे हम क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन्स कहा जाता है। यह मोटा प्रवर्ध उपस्थित होता है। तो मोटा प्रवर्ध होगा जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, जो कि आवेगों को कोशिका काय से दूर ले जाने का कार्य करता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, तंत्रिकाक्ष के बाहर का आवरण होता है उसे माइलिन आच्छंद कहा जाता है। तो इस प्रकार के माइलिन प्रोटीन से बना हुआ आवरण उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइलिन आच्छंद कहा जाता है। अब उसके बाद में देखिए तंत्रिकाक्ष होता है, उस तंत्रिकाक्ष के अंतिम भाग होते हैं वे, उस पर फूली हुई संरचना उपस्थित होती है और फूली हुई संरचना उपस्थित होती है उसे हम सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। क्या कहेंगे, सिनेप्टिक नोब कहा जाता है, सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो संरचनाएं उपस्थित होती हैं और फूली हुई संरचना उपस्थित जिन्हें हम क्या कहेंगे, सिनेप्टिक नोड कहते हैं। और इस सिनेप्टिक नोड होता है उसके अंदर बहुत सारे पुट्टिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं, पुट्टिकाएं इसके अंदर उपस्थित होती हैं। तो इस सिनेप्टिक नोब होगा और सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या उपस्थित होती हैं, पुट्टिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम सिनेप्टिक पुट्टिकाएं भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी पुट्टिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं कहा जाता है। इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है जो कि आवेगों को तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन्स होगा उससे अगले तंत्रिका के डेंड्रॉन्स जो दुर्माक्षम होते हैं उस दुर्माक्षय के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। दुर्माक्षय के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है वो कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर करता है। इस प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर एवं जो है वह आपको देखता है एक्सॉन और अगले दुर्माक्षम के मध्य संधि बनती है उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। तो इनके मध्य की संधि होगी, उस संधि को किस नाम से जाना जाता है, सिनेप्सिस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से संधि होगी, उस संधि को हम क्या कहेंगे, सिनेप्सिस कहा जाता है। तो सिनेप्सिस नामक संधि होती है वो किसके मध्य उपस्थित होगी, तो सिनेप्टिक नोब एवं दुर्माक्षय के मध्य, यानी एक जो तंत्रिका कोशिका उसके तंत्रिकाक्ष की सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं, उन पुट्टिकाओं एवं अगले तंत्रिका तंतु के दुर्माक्षय के मध्य का जो संधि स्थल होता है उस संधि स्थल को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, जिसके माध्यम से जो आवेग होगा वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में
स्थानांतरित होता है। तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवेग स्थानांतरण के लिए मध्य जो संधि उपस्थित होती है उस संधि को ही हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से तीसरा भाग हो जाएगा, कौन सा हो गया, तंत्रिका से 3 भागों से मिलकर के और एक तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। तो मनुष्य के अंदर तंत्रिका कोशिका होगी, उसका निर्माण होता है, वो किस प्रकार से होता है, तो ये हमें तंत्रिका कोशिका की 3 संरचनाओं के बारे में ध्यान रखना है। कोशिका का है तो आप ध्यान देंगे ये मुख्य कोशिका संरचना होती है और इसके बाहर की ओर का आवरण उसे न्यूरोप्लाज्म कहेंगे, इसके अंदर का बाहर का आवरण का न्यूरोलेमा कहेंगे, इसके अंदर का द्रव्य पदार्थ न्यूरोप्लाज्म कहलाता है। न्यूरोप्लाज्म के अंदर केवल विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपदरी जालिका, गोल्जी कॉय, राइबोसोम्स इत्यादि, परंतु इसमें सेंट्रियोल्स का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें निसेल्स कण कहते हैं, जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। ये प्रोटीन्स और एंजाइमों के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद में अगला भाग हमें ध्यान रखना है, कौन सा, द्रुमाक्ष। तो आपको धन का आवेगों को लाने के लिए अंगुली समान प्रवर्ध उपस्थित होते हैं, जो कोशिका काय को आवेग पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, द्रुमाक्ष कहा जाता है। उसके बाद में तंत्रिकाक्ष, तो जो कोशिका काय उससे एक लंबा मोटा प्रवर्ध निकलता है, उस प्रवर्ध को हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष होता है, उसके बाहर का आवरण होता है, माइलिनेटेड आच्छंद उपस्थित होता है और इसके शीर्ष भाग होता है, उसमें पुट्टिकाएँ उपस्थित होती हैं, उन्हें सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब के अंदर पुट्टिका उपस्थित, सिनेप्टिक पुट्टिका है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर है वह उसके द्वारा आवेगों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है और इनके मध्य की संधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहा जाता है। तो ये था किसके बारे में, तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि, तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि है, उस क्रियाविधि के बारे में हम बात करते हैं कि इनके अंदर क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो आप ध्यान देंगे कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वे मिलकर के एक पूरे जाल का निर्माण करती है, एक पूरे आपको जानते हैं चैन का निर्माण करती है पूरे शरीर में, और शरीर की प्रत्येक कोशिका एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मध्य यह एक कड़ी के रूप में फैली हुई रहती हैं और मिलकर के एक जाल का निर्माण तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी। और ये आप ध्यान देंगे तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उसमें संवेदी तंत्रिकाएं होगी। देखो जो संवेदनाओं को लाती हैं उन तंत्रिकाओं हम क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं होगी वे आवेगों को प्राप्त करेगी, किसको प्राप्त करेगी, आवेगों को। हमारे बाहर की ओर जो संवेदी अंग है उन संवेदी अंगों से क्या करती हैं, आवेगों को प्राप्त करती हैं। ये आवेगों कहाँ से प्राप्त करेगी, संवेदी अंगों से प्राप्त करेगी, यानी हमारे संवेदी अंगों के विभिन्न आवेग होंगे उन आवेगों को प्राप्त करती हैं। कौन कौन से संवेदी अंग होते हैं, तो आप ध्यान देंगे सबसे इंपॉर्टेंट संवेदी अंग जो स्पर्श संवेदी अंग कार्य करता है, त्वचा। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे आँख हो गया, यहाँ आप ध्यान देंगे नाक हो गया, यहाँ आप ध्यान देंगे कान हो गया। तो इस प्रकार से आँख, नाक, कान, त्वचा इत्यादि अंग होते हैं, जीभ हो गया। ये सारी संरचनाएं होती हैं, वो किस प्रकार की संरचनाएं होती है, तो आप ध्यान देंगे संवेदी अंग होते हैं। इन संवेदी अंगों के द्वारा संवेदनाएं या उद्दीपन प्राप्त किए जाते हैं और ये उद्दीपन संवेदी अंगों के माध्यम से, उद्दीपन किस रूप में होंगे, जैसे आप ध्यान देंगे त्वचा है तो स्पर्श के रूप में होगा, आँख है तो उसे दृष्टि के रूप में, नाक है तो उसे गंध के रूप में, या जो कान है तो उसके द्वारा आपको ध्यान रखना है ध्वनि के रूप में। ये संवेदनाएं सारी प्राप्त होती हैं और ये संवेदनाएं होगी, ये उद्दीपन होंगी, ये उद्दीपन संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से आवेगों के रूप में। और ये आवेग होते हैं वे विद्युत रासायनिक आवेग होते हैं। किस प्रकार के आवेग होंगे, विद्युत रासायनिक आवेग होते हैं। विद्युत रासायनिक आवेग होंगे, उन विद्युत रासायनिक आवेगों के रूप में विद्युत रासायनिक आवेग होंगे और इन विद्युत रासायनिक आवेगों के माध्यम से यह सेंट्रल नर्व सिस्टम को पहुंचाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचने के पश्चात में ध्यान दीजिए, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचने के पश्चात में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इनका विश्लेषण होगा और विश्लेषण होने के बाद में प्रतिक्रियात्मक आवेग उत्पन्न होते हैं, यानी प्रतिक्रियात्मक आवेग उत्पन्न होंगे और ये आवेग होते हैं। इन आवेगों को आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर तंतु उपस्थित हैं जिन्हें हम चालक तंतु कहते हैं। क्या कहेंगे, चालक तंतु या प्रेरक तंतु कहते हैं। उन चालक तंतु या प्रेरक तंतुओं के माध्यम से प्रभावित अंग तक पहुँचते हैं। वही अंग जिस अंग से ये आवेग आए थे उस प्रभावित अंग तक पहुँचते हैं और जिसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उसके विपरीत क्या होगी, प्रतिक्रिया होती है। जैसे अच्छी गंध आ रही है, सुगंधित आ रही है तो हम उस ओर मुड़ जाते हैं, या आपको जानना है कोई गर्म वस्तु छू गई है तो हम तुरंत दूर हटा लेते हैं। तो ये सारी संवेदनाएं होगी, उन संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया होती हैं। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम के फलस्वरूप होगी और इसका जो पूरा
जो आवेग बनेगा वो इस प्रकार से बनता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो आप ध्यान देंगे तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि में तंत्रिका कोशिकाएं होगी, उनके द्वारा एक जाल का निर्माण होता है, ये पूरे शरीर में फैल करके कोशिकाओं एवं सेंट्रल नर्व सिस्टम के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। इसमें आप ध्यान देंगे संवेदी अंगों जैसे त्वचा, आँख, कान, नाक इत्यादि जीभ इत्यादि होती हैं, उनके संवेदी अंगों के द्वारा उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है। उद्दीपन ग्रहण करके ये उद्दीपन स्पर्श या ध्वनि या आपको ध्यान रखना है स्वाद के रूप में। तो इस प्रकार से ये स्पर्श या ध्वनि इत्यादि जो उद्दीपन है, ये उद्दीपन संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से विद्युत रासायनिक आवेगों के रूप में सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुँचते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुँचने के बाद में यह आपको ध्यान रखना आवेग होंगे, यह आवेग वहाँ पर विश्लेषण होगा और उसके बाद प्रतिक्रियात्मक आवेग होता है जो कि चालक तंतुओं के माध्यम से उस प्रभावित अंगों तक पहुँचते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जब आवेग स्थानांतरण होते हैं तो उस दौरान आपको जानना कोशिका काय से तंत्रिका से आवेग प्रवेश करते हैं तो आवेग कमजोर हो जाते हैं। उन आवेगों को कमजोर होने के फलस्वरूप इनको वापस सक्रिय करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से किया जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो फिर सक्रिय करके अगली तंत्रिका कोशिका तक भेजता है। इस प्रकार से पूरा तंत्र का निर्माण हो जाता है। तो यह हमारा एक और तंत्र कंप्लीट होता है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसी के साथ में हमारा सबसे पहले पाचन तंत्र हो गया, उसके बाद में हमने श्वसन तंत्र पढ़ लिया, परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया, उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया था, उसके बाद जनन तंत्र पढ़ लिया और उसके बाद में आज हमने कंप्लीट कर लिया तंत्रिका तंत्र के बारे में। नेक्स्ट अगली क्लास में हमारा एक लास्ट तंत्र रह जाएगा जिसे हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तो अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।